Hey, hello, hi everyone. This is Shivam Singh Rajapat, and you are watching me on the History Fight. In this today's video segment, we are going to discuss one of the important theme of class 12th NCERT history, and the name is Through the Eyes of Travelers. So, before discussing the topic, we have to understand that why this chapter has been named as Through the Eyes of the Travelers. Okay, so if we talk about what is the actual meaning or what is the literal meaning of the eyes here is, so I would say it means about the perception. अब परसेप्शन का मतलब जब हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं नजरिया, हिंदी में अगर हम बात करेंगे। ओके, अब परसेप्शन को पहले हमें समझना पड़ेगा है क्या। जो परसेप्शन है ये आपके अपने इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बेसिस पे ही फॉर्म होते हैं। आपका जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपका परसेप्शन बनता है किसी अदर चीज को देखने के लिए। लेट्स हैव एन एग्जांपल। तो एग्जांपल हमारे सामने ये है, मान लेते हैं लाइक, चलो ये हमारे सामने ये पान दिख रहा है हमें, हम इसी का एक एग्जांपल उठा लेते हैं, राइट। अब दो पान है, इसको ये मान लेते हैं इस तरीके से, इसमें मान लेते हैं कि इसमें टोबैको है। दो पान है, एक पान है टोबैको वाला और एक है स्वीट, मीठा इसमें, ठीक है। अगर राम ने टोबैको वाला पान खाया है, ठीक है, और श्याम ने ये स्वीट पान खाया है, राइट। तो ये बताओ, अब राम से अगर आप पूछोगे कि पान का टेस्ट कैसा है तो वो बोलेगा टोबैको का टेस्ट आता है पान में। लेकिन अगर आप श्याम से पूछोगे कि कैसा टेस्ट है टोबैको का तो वो कहेगा स्वीट होता है। लेकिन एक्चुअल में पान का क्या टेस्ट है दोनों को ही नहीं पता, या फिर दोनों को भी पता हो सकता है। इट मीन्स ये बताओ, राम ने ये कैसे प्रेडिक्ट किया या कैसे स्टेट किया कि ये टोबैको है और श्याम ने बोला कि ये स्वीट होता है। क्योंकि राम ने जब भी चखा होगा, जब उसको टेस्ट किया था तो उसको टोबैको का टेस्ट मिला, उसी तरीके से श्याम को वो स्वीट लगा। तो अब श्याम राम का परसेप्शन टोबैको के प्रति कैसे बन गया है कि वो, सॉरी, राम का परसेप्शन पान के प्रति कैसे बन गया है कि उसमें टोबैको होता है, और श्याम का परसेप्शन कैसे बन गया है कि वो स्वीट होता है। तो इन दोनों के परसेप्शन जो बने हैं, जो फॉर्म हुए हैं, इन दोनों के जो परसेप्शन शेप हुआ है वो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। ओके, तो हमें एक चीज याद रखें कि परसेप्शन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ही बनता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब दो लोग हैं अगर, ठीक है, एक पर्सन रहता है कहाँ पर, इंडिया में, दूसरा मान लेते रहता है यूएसए में। तो देखो, इंडियन सोसाइटी डिफरेंट है और यूएसए सोसाइटी भी डिफरेंट है। लाइक, इंडियन सोसाइटी में आज भी जो डाइवोर्स है ये सेलिब्रेट तो नहीं किया जाता है। दैट मीन्स डाइवोर्स इज नॉट अ गुड थिंग इवन इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन सोसाइटी। बट व्हेन इट कम टू द यूएसए, थ्रू द एजेस, यहाँ पर डाइवोर्स को सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज यहाँ पर इंडिविजुअल जो राइट्स हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो अगर आप कोई व्यक्ति, ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति यूएसए में रह रहा है, मान लेते हैं कि एक नाम है जॉनी नाम का व्यक्ति है, अगर वो यूएसए में रह रहा है तो उसने अभी बचपन से क्या देखे हैं, डाइवोर्स सेलिब्रेट किया जाता है, या अपनी सोसाइटी में उसने ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस को देखा होगा कि नहीं देखा होगा, राइट। तो अभी तक उसका एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट रहा होगा अपनी सोसाइटी में। लेकिन जब यही जॉनी अगर इंडिया आएगा, राइट, तो जॉनी क्या करेगा, ये देखेगा कि इंडिया में तो डाइवोर्स में कुछ इस तरीके से कंडीशन चल रही हैं, या विमेंस के साथ ऐसी कंडीशन है, या यहाँ पर मेल्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर यहाँ पे कोई कुछ कस्टम्स होते हैं वो अलग तरीके से चल रहे हैं। तो ये बताओ, जॉन का जो परसेप्शन था, जॉन अब किस परसेप्शन से इंडिया की सोसाइटी को देख रहा है, वो देख रहा है जिस परसेप्शन से वो बिलोंग करता है। दैट मीन्स उसकी ओरिजिनलिटी कहाँ से है, वो रहा कहाँ पर है। तो जो यूनिक चीजें रहेंगी जॉन अब इनको नोटिस करेगा। और यही चीज हमारे इस चैप्टर में की गई है कि जो भी ट्रेवलर्स बाहर से आ रहे थे वो इंडिया में दो चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे। आई वुड लाइक टू स्टेट हियर, और वो चीजें कौन कौन सी थी, मैं पहले जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है वो किया है यहाँ पर यूनिकनेस, या फिर कह सकते हैं उनकी सोसाइटी में और इंडियन सोसाइटी में जो भी डिफरेंसेस थे उनको ऑब्जर्व किया गया है। या फिर हम ये भी कह सकते थे कि यहाँ पर जो चीजें अनयूजुअल थी, अनयूजुअल उनके लिए अनयूजुअल है, इतना याद रखना। इंडियन सोसाइटी में तो वो यूजुअल चीजें हैं, ठीक है, बट उनके लिए अनयूजुअल है। तो हम इस पूरे चैप्टर में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि इंडिया को जो बाहर से जो ट्रेवलर्स आए हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स आए, उनको इंडिया कैसा दिखा, उन्होंने इंडिया को कैसे परसेप्शन में देखा है,
राइट। तो दोनों चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। तो उन्होंने जो भी मेंशन किया है वो यूनिकनेस, डिफरेंसेस या अनयूजुअल थिंग मेंशन किया है। अनयूनिकनेस को एक वर्ड और आप कह सकते हैं रिमार्केबल थिंग्स, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है और इन्हीं चीजों को उन्होंने अपने अकाउंट्स में लिखा है। अकाउंट्स का मतलब क्या है, जो भी बुक उन्होंने अपनी लिखी है इन्हीं चीजों को लिखेंगे। आप ही बताओ। आप एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर हमें क्लियर करके चलना पड़ेगा। एक चीज होती है ना, एक वर्ड यूज होना है कंपैरिजन। यस, इट इज वेरी ऑब्वियस, हम सब ने सुना ही होगा कंपैरिजन वर्ड, राइट। लेकिन आप मुझे बताओ ये कंपैरिजन आप करते कब है। आपको पहले कोई चीज पता होती है, दैट मीन्स यू आर नोन टू सम और यू आर फेमिलियर टू समथिंग। देन जो अननोन होता है, जो आपको पता नहीं है, जो आपको पता है उसके साथ आप कंपेयर करते हैं अननोन को। मैं जो अक्सर करके एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ लाइक, ठीक है, जैसे अगर आप मान लो कोई नॉर्थ इंडियन व्यक्ति है, ठीक है, तो अगर आप जाते हैं गुजरात में या बंगाल में भी, ठीक है, तो अब नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पर जो दाल बनती है इसमें शुगर ऐड नहीं की जाती है, नो शुगर इन दिस। लेकिन अगर यही व्यक्ति गुजरात और बंगाल में जाएगा तो यहाँ पर तो शुगर ऐड करी जाती है। जब यहाँ पर शुगर ऐड करी जाती है तो ये नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति यहाँ का जो कल्चर है उसको कंपेयर करेगा। लेकिन वो किस कल्चर से कंपेयर कर रहा है, जो उसके नॉर्थ इंडिया का, यानी कि जिस कल्चर को वो जानता है उस कल्चर को अदर कल्चर से वो कंपेयर करता है। दैट मीन्स ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम नोन टू अननोन की तरफ जाते हैं। अगर हमें नोन, हम जानते हैं कोई चीज और कोई चीज अननोन है, तो अननोन को हम नोन कैसे करेंगे, इससे कंपेयर करके। तो जो ट्रेवलर्स आए हैं उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं वो आप अपना शॉर्ट नोट्स लाइक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। लाइक मैंने पहली चीजें आपको क्या बोली थी, एक तो व्हाट दे मेंशन सम रिमार्केबल थिंग्स। पहला रिमार्केबल थिंग्स किया है उन्होंने, या फिर अनयूजुअल थिंग्स उन्होंने उसको मेंशन किया है, राइट। और दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि उन्होंने क्या किया है, लाइक दे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है जो भी डिफरेंसेस हैं, ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द इंडियन कस्टम्स विद देयर नेटिव कस्टम्स। नेटिव नेटिव का मतलब है वो जिस देश से आए थे उस देश से उन्होंने, उस देश से और इंडिया से जो कस्टम्स है वो उनको उन्होंने कंपेयर किए हैं, राइट। ठीक है ना। अब हम जरा आगे बढ़ रहे हैं। अब मेन चीज ये कि हमें इस चैप्टर में बहुत सारे ट्रेवलर्स को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले ये देखना पड़ेगा ये ट्रेवलर आए किस टाइम पे हैं। क्योंकि अगर ये बहुत एंशिएंट में आए होते लाइक फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी में, जैसे कि इन अर्लियर चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फाहियान एंड हिरनसांग, ठीक है ना, तो चीजें कुछ डिफरेंट होती। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 10th टू 17th सेंचुरी में आए हैं, दैट मीन्स वर्ल्ड उस समय अलग तरीके से इवॉल्व हो रहा होगा, अलग तरीके से पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा, देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टम्स हो रहा होगा, पॉलिटिकल सिस्टम भी वहां पे मोर और लेस डिफरेंट, यानी कि चेंजेस हमें देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू एंशिएंट इंडिया, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। ओके, अब ये वाला अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो इस पैराग्राफ में उन्होंने इस चीज को बोला है कि मैन एंड वुमेन दोनों ट्रैवल करते थे। और ट्रैवल वो करते क्यों थे, इन सर्च ऑफ वर्क टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, एज ट्रेडर्स के तौर पे भी, मर्चेंट्स के तौर पे भी, एज सोल्जर्स, प्रीस्ट्स, पिलग्रिम्स, और ड्रिवन बाय ए सेंस ऑफ एडवेंचर, बस मौज मस्ती करने के लिए कि कुछ मजा आएगा, कुछ तूफानी करते हैं इस सेंस में भी, ठीक है। तो जनरली ट्रेवलर्स को ट्रेवल करने का मेन मोटो क्या था, तो उसमें आप देखेंगे काम के तलाश में, उनके पास कोई काम नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड, सो दे वांट न्यू काइंड ऑफ वर्क, सो दे हैव टू विजिट द अनदर कंट्रीज। एस्केप कभी कभार क्या होता है, जिस कंट्री में वो रहते थे वहां पे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, और जब वहां पे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो उन्हें वहां से बचना है तो अपना माइग्रेट कर जाएंगे अदर कंट्रीज में। ट्रेडर्स, अगर आप व्यापारी हैं तो फिर एक जगह से दूसरी जगह पर आपको जाना ही, ट्रेवल करेंगे। मर्चेंट्स का भी वही हाल होता है, सोल्जर्स भी है, ठीक है। प्रीस्ट, अब ये देखो, प्रीस्ट अब ये प्रीस्ट कैसे माइग्रेट करते हैं इसको हम अलग से एक दिन चर्चा करेंगे जब हम भक्ति मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। पिलग्रिम्स का मतलब है तीर्थयात्री जो होते थे। अब आप ये देखो,
कि बुद्धिज्म फैला गया था कहाँ पे, चाइना के पार्ट में फैला था, इवन तिब्बत में, कंबोडिया, लाओस, और यहाँ सबके लोग कहाँ पर आ रहे थे, इंडिया में आते थे। अब इसे चाहे आप पिलग्रिम मान लो या फिर ये मान लो बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए भी ये सब आ रहे थे, तो ये भी ट्रेवलर्स ही थे। अब फायान या जो हेन सांग है वो क्या था, ट्रेवलर ही तो था, राइट। और इसके अलावा ड्रिवन ए सेंस ऑफ एडवेंचर, ये मैंने बता दिया है, आज कुछ तूफानी करने के चक्कर में। वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत सारे हैं, इन्होंने जो भी विजिट किया जिस देश को भी, उसके लैंडस्केप को या फिर उसके फिजिकल एनवायरनमेंट को, वहाँ के कस्टम्स को, कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज को, वहाँ की भाषा को, वहाँ का बिलीफ सिस्टम क्या है, लोग किन 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 चीज़ों पर बिलीव करते हैं, उनकी मान्यताएं क्या है, और वहाँ की क्या प्रैक्टिसेस है, इन सबको उन्होंने अपने अकाउंट में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जब इतनी सारी वैरायटीज आपको उनके अकाउंट से मिलेगी तो हमें ये अच्छे से पता चल पाता है कि उस समय इंडियन सोसाइटी में क्या चीजें चल रही थी या फिर चीजें कैसे एक्ट हो रही थी, राइट। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें जो भी अकाउंट्स हैं वो सिर्फ मेल्स के, मैन के अकाउंट तो मिलते हैं, वीमेन के अकाउंट्स नहीं मिलते हैं। जबकि हमें ये पता है, देखिए अनफॉर्चुनेटली वी हैव प्रैक्टिकली नो अकाउंट्स ऑफ ट्रैवल लेफ्ट बाय वीमेन, महिलाओं के द्वारा कोई भी अकाउंट्स हमें नहीं मिले। दो वी नो दैट दे ट्रैवल्ड, हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल तो उन्होंने किया होगा। अब मुझे एक आप क्वेश्चन ये बताइए कि हमें विमेंस के अकाउंट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन विमेन ने उस समय ट्रैवल तो किया होगा, तो क्या आपको लगता है कि उस समय क्या विमेन ने कोई अकाउंट्स लिखे ही नहीं थे? जैसे मेंस ने अपना अकाउंट्स लिखा, अपने एक्सपीरियंसेस लिखे, जिस देश में गए वहाँ की सोसाइटी, कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, दे रोट ईच एंड एवरीथिंग। तो क्या महिलाओं ने ऐसे अकाउंट्स लिखे ही नहीं थे, या फिर ऐसा है कि अकाउंट्स तो उन्होंने लिखे थे बट दे हैव डिसअपियर्ड, अब वो अवेलेबल नहीं है। अब ये कुछ चीजें आप सोचिए, वी विल डिस्कस, आपको जो भी डाउट होगा देन वी विल डिस्कस ऑन दिस क्वेश्चन, ओके। अगला है, द अकाउंट्स दैट सर्वाइव आर ऑफन वेरिड इन टर्म्स ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर। अब वो ये कह रहे हैं कि जो भी अकाउंट्स हमें मिले हैं ना, आप उनके सब्जेक्ट मैटर देखोगे, सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है, उनमें उन्होंने लिखा किस किस बारे में, वो बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा। सम डील विद अफेयर्स टू द कोर्ट्स, अब किसी किसी के अकाउंट में आपको क्या मिलेगा, कोर्ट्स के बारे में क्या है। अब अफेयर्स ऑफ द कोर्ट्स का मतलब है कि राजा के दरबार में क्या चलता था, राजा कैसे काम करता था, राजा की प्रति साजिशें कैसी होती थी, राजा का तरीका क्या था, राजा को क्या शौक थे, या फिर कह सकते हैं कि कोई षड्यंत्र राजा के प्रति चल रहा था, if there was any kind of conspiracy against the king. So if a traveler visited the court एंड इफ ही वाज परमिटेड टू रिसाइड इन द कोर्ट, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो आसपास अब देखेगा क्या, सारे दिन बैठ के राजा के दरबार का दृश्य देखेगा कि क्या चल रहा, तो वो अपनी किताब में लिख देता था। दूसरा क्या है, दूसरे और क्या कंटेंट डिफरेंस हमें देखते हैं, कई कई सारी बुक्स में सिर्फ रिलीजन के बारे में ही फोकस किया गया है, या फिर किसी किसी बुक में तो लोगों ने सिर्फ आर्किटेक्चरल फीचर्स ही लिखे हैं कि लोगों का घर कैसे बनता था, वॉशरूम या बाथरूम अगर उनका होता था तो कहाँ था, छत का तरीका क्या था, दीवारें कैसे बनाई जाती थी, क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाता, सो दिस जनरली डिपिक्टेड अबाउट द आर्किटेक्चरल फीचर्स, ओके। और मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी लिखा है उन्होंने, ओके। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ही, हम ये नहीं कह सकते कि सारे ट्रेवलर्स ने, जिन्होंने भी ट्रेवल किया थ्रू आउट द कंट्रीज, तो उन्होंने एक ही जैसी चीजें लिखी हैं। किसी ने राजा के अफेयर्स के बारे में लिखा होगा, किसी ने रिलीजियस इश्यूज के बारे में लिखा होगा, एंड सम ऑफ देम आल्सो रोट अबाउट द आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड मॉन्यूमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह रहे हैं कि जब अब्दुल रज्जाक भारत आया, अब्दुल रज्जाक समरकंदी, तो उसने विजयनगर की आर्किटेक्चर के बारे में लिखा है। क्या है, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी, विजयनगर के शहर के बारे में जो हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, वो किसके किसके द्वारा मिलता है, अब्दुल रज्जाक समरकंदी। एक आपका एमसीक्यू यहीं से प्रिपेयर्ड होता है। अब एमसीक्यू से वो बनाएगा क्या, अब आपको चार ट्रेवलर्स दे देगा, नेम दे देगा, लाइक हम ये नितिन दे दे, अब्दुल रज्जाक दे देता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको दे दे अलबरूनी दे देता है, ठीक। इसके बाद आपको दे दे ट्रेवर नियत। वो ये आएगा, क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स मेंशन और गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द सिटी ऑफ विजयनगर। तो आपका आंसर होगा अब्दुल रज्जाक समरकंदी, राइट। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि हु वाज अब्दुल रज्जाक समरकंदी, तो आपका आंसर होगा अ डिप्लोमेट हु केम विजिटिंग फ्रॉम हेरात। ये कहाँ से आया था, कहाँ से आया था ये, हेरात से आया था, राइट। अब हेरात का लोकेशन क्या होगा वो देखेंगे हम लोग अगले स्लाइड्स में, ठीक है। तो दो चीजें हमें याद रखनी है एमसीक्यू के पर्पज से, कि अब्दुल रज्जाक जो समरकंदी है
वो जनरली ही वॉज विजिटिंग इंडिया एंड फ्रॉम हेरात, और उसने विजयनगर एम्पायर के बारे में अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन उसने यहाँ पर दे के रखा है, राइट। इन फ्यू केसेस ट्रेवलर्स डिड नॉट गो टू द डिस्टेंट लैंड्स, फॉर एग्जांपल इन द मुगल एम्पायर। ये चलो ये वाला छोड़ दो, ये आपकी अब ओल्ड बुक में था। इन दिस चैप्टर वी shall see how our knowledge of the past can be enriched through a consideration of the descriptions of social life approved। सीधी सी बात वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम ये देखेंगे कि उस समय की सोसाइटी में क्या चीजें चल रही थी, तो उस एज में हमारी समझ जो है उस सोसाइटी के प्रति वो बढ़ेगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, वो सबसे पहले फोकस कर रहे हैं ऑन द अकाउंट्स ऑफ द थ्री मैन, तीन लोगों के अकाउंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो पहले का जो अकाउंट वो बनेगा वो है अलबरूनी का, जो उज्बेकिस्तान से आया हुआ था 11th सेंचुरी में। ये याद रखना है हमें कि किस सेंचुरी में आया था और कहाँ से। तो अलबरूनी हु केम फ्रॉम उज्बेकिस्तान, इब्न बतूता हु केम फ्रॉम मोरक्को इन द नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका 14th सेंचुरी में आया था। एंड द फ्रेंच था फ्रांसिस बर्नियर, ये 17th सेंचुरी में आया हुआ था। मैं अब तीनों का लोकेशन आपको बता दे रहा हूँ एक एक करके, राइट। अब देखो ये तो पुराना लोकेशन है। उज्बेकिस्तान अगर मैं बोलूं, अब ये जो ये आपको जो एरिया ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये ठीक है, इसको हम बोलते हैं अरल सी। ये क्या है? अरल सी। ऊपर इसके है कजाकिस्तान, और ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये है उज्बेकिस्तान। तो अलबरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था, राइट। लेकिन मैं अभी आपको और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अब बात हम कर रहे हैं किसकी? मोरक्को। तो मोरक्को ये एरिया में दिखता है, ये एरिया है। तो यहाँ से आया था कौन? इब्न बतूता, राइट। और जो फ्रांस है, तो फ्रांस का तो हमें लोकेशन पता ही है, ये एरिया है फ्रांस का, राइट। और यहाँ से आया है ये उज्बेकिस्तान। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ से है अलबरूनी, इस एरिया से। इसके अलावा इस एरिया से है बर्नियर, तो एक व्यक्ति का नाम और है ट्रेबर्नियर। और यहाँ से जो है वो है इब्न बतूता। तो आपको मैप में ओवरऑल चीज समझ में आ गई कि ये तीनों लोग कहाँ पे आ रहे हैं? इन इंडिया, राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमें जो पढ़ रहे हैं वो अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहला अकाउंट जो हमारे सामने तो उन्होंने दिया है वो है किसके बारे में? अलबरूनी, राइट। ये अब अलबरूनी के बारे में पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम जरा देखेंगे चीजें, ठीक है। अब ये है कि फ्रॉम ख्वारिज्म टू दी पंजाब, ये ख्वारिज्म नाम का जगह जो है ये क्या है और ये कहाँ है? तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। ये वाला मैप थोड़ा आप देखो, ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला, यही ख्वारिज्म है, ठीक है। हुआ ये था, पढ़ते हैं। अलबरूनी वॉज बोर्न इन 973, ये याद रख लो आप। कितने में जन्म हुआ था इसका? 973 एडी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा, या फिर सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये डेट हमेशा याद रखो हिस्ट्री के पर्पज से, ठीक है ना। और दूसरा हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये उज्बेकिस्तान वगैरह लोकेशंस कहाँ हैं, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही हमें अपना डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा है ख्वारिज्म वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड, अब ये पूछ देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वेयर द अलबरूनी बिलोंग। तो क्या बोलोगे? ख्वारिज्म, राइट। एंड अलबरूनी रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट द टाइम। तो सीधी सी बात है, जो ख्वारिज्म था वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग का, दैट मीन्स वहाँ पे एजुकेशन अच्छा फ्लरिश हो रहा था। और अलबरूनी को मौके भी मिले कि वो वहाँ का बेस्ट एजुकेशन उसको प्राप्त हो सके। ही वॉज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस। अब ये बहुत उसको एजुकेशन मिली थी, ये कोई कौन देखने गया था? तो हमें इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हेब्रू, इवन देखो बाइबल इसी लैंग्वेज में लिखी गई है। एंड संस्कृत एज वेल, संस्कृत उसने आके पंजाब में आके सीखा था, इंडिया में आके वहीं बैठ के उसको संस्कृत नहीं आने लग गया था, राइट। इसके अलावा ऑल्दो ही डिड नॉट नो ग्रीक, ही वॉज फेमिलियर विद द वर्क्स ऑफ प्लेटो एंड अदर ग्रीक फिलोसफर्स। वो ये कह रहे हैं कि उसको इतनी सारी लैंग्वेजेस तो आती थी, लेकिन एक लैंग्वेज जो उसको नहीं आती है वो कौन सी है? वो है, कह रहा है, ग्रीक। लेकिन फिर भी वो फेमिलियर था प्लेटो और ग्रीक फिलोसफर्स के वर्क्स से, राइट। अब हमें ये भी देखना है कि एमसीक्यूज यहाँ से वो बनाएगा तो बनाएगा कैसे बनाएगा?
तो ऑप्शंस में आपको बाकी सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे और ये पूछ दिया जाएगा दैट ही नोज दिस लैंग्वेज, लाइक कौन कौन सी, सीरियाक, अराबिक, पर्सियन और साथ में डाल देगा ग्रीक। तो हमें याद रखना है कि ग्रीक लैंग्वेज अल-बरूनी नहीं जानता था, ठीक है, लेकिन उसने प्लेटो और ग्रीक जो फिलोसफर्स थे उनके वर्क्स के बारे में वो फेमिलियर था। अब ये बात ये है कि इन दोनों के जो वर्क हैं वो तो ग्रीक लैंग्वेज में ही लिखे गए होंगे, तो ऊपर वो जानता कैसे है जबकि वो ग्रीक नहीं जानता, इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसलेशंस, क्योंकि इनके वर्क्स की ट्रांसलेशंस अदर लैंग्वेजेस में ऑलरेडी हो रखी थी, दैट्स वाई उसने उसको पढ़ा होगा। आगे देखते हैं, हैविंग रीड देम इन अरेबिक ट्रांसलेशंस, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इनको अरेबिक ट्रांसलेशंस थी, दैट्स वाई उसने उसको पढ़ के सीखा होगा। आगे देखते हैं, इन 1017 1017 में जब सुल्तान महमूद इन्वेडेड ख्वारिज्म, he took several scholars and poets back to his capital Ghazni. Al-Biruni was one of them. He arrived in Ghazni as a hostage, but gradually developed a liking for the city, where he spent the rest of his life until his death at the age of 70. देखिए, ये आपको दिख रहा है मैप के अंदर घुरिड एम्पायर। घुरिड एम्पायर का मतलब ये है, ये एरिया है ख्वारिज्म का, ठीक है, ख्वारिज्म ये वाला एरिया देख रहे हो, उज्बेकिस्तान वाला है, ठीक है। तो अब बात ये है कि जब मोहम्मद गोरी ने कहाँ पर अटैक किया था इस रीजन में, इस वाले रीजन में, ये सब, तो यहीं पर रहता था कौन, अलबरूनी, क्योंकि अलबरूनी कहाँ पे था, ये पहले एरिया उज्बेकिस्तान का रहा करता था, ठीक है। तो उसको वो पकड़ के कहाँ पे लाया था, गजनी लाया। तो एक चीज हमें याद रखनी है कि जो अलबरूनी है ये ओरिजिनली कहाँ से, ये गजनी से नहीं है, जनरली उज्बेकिस्तान से पकड़ के लाया गया था, बंदी बना के लाया गया था, एक्स्ट्रा होस्टेज लाया गया था, कहाँ पे, गजनी में, राइट। तो अब हमें एक चीज याद ये रखनी है कि किस सुल्तान ने इन्वेट किया था ख्वारिज्म को, तो महमूद, महमूद गजनवी, ठीक है। इसके अलावा महमूद, सॉरी, गोरी का नाम नहीं है, महमूद गजनवी है, ये महमूद के साथ यहाँ पर आप गजनवी वर्ड ऐड कर लेना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ दैट द अलबरूनी अराइव्ड इन गजनी एज अ होस्टेज, ये तो आपकी बुक में लिखा है, लेकिन आपको टेस्ट करने के लिए वो क्या लिख देगा कि ही अराइव्ड इन गजनी एज अ गेस्ट, होस्टेज की जगह पर वो क्या लिख देगा, गेस्ट की तरीके से उसको लाया गया था। तो हमें दिमाग में ये लगेगा कि हाँ भाई, इतना बड़ा राइटर था, बुक में दिया गया है, तो बंदी बनाकर उसको कौन ही ला सकता, तो इतना याद रखिएगा। लेकिन जब एक बार उसको गजनी में ला दिया गया वहां से ख्वारिज्म से, तो फिर धीरे धीरे उसको ये शहर अच्छा लगने लगा। क्या लिखा है यहाँ पर, बट ग्रेजुअली की बात हो रही है, अचानक से शहर उसको अच्छा लगने नहीं लग गया है, धीरे धीरे उसको शहर लगने लगेगा। आप ही बताओ, अगर आपका घर छूट जाए, कोई नई जगह पर आप जाते हो, तो क्या आपको तुरंत वो जगह पसंद आ जाती है, नहीं, धीरे धीरे पसंद आती है, दैट्स ओनली सिंपल थिंग। तो ये चीजें हमें दिमाग में रखनी है इस तरीके से, जो हम कह सकते हैं जो बहुत पिक्यूलियर वर्ड्स होते हैं while solving the MCQs, because अब CBT बेस्ड MCQs आने वाले हैं हमारे क्लास 12th में, so we have to be very aware, राइट। इसके अलावा और फिर वो अपने पूरे जीवन भर किसी शहर में रहा, गजनी में रहा, कब तक, जब तक वो 70 वर्ष की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। तो अब ये बताओ इसका जन्म कब हुआ था, 973, इसमें आप 40 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 1043। अब देखो आपकी बुक में ये डायरेक्ट 1043 नहीं दिया है, लेकिन एक्चुअल में इसकी डेथ तो 1043 में ही हुई होगी। तो आपको ये भी डेट पूछ सकता है, तो उसका जो जन्म है वो 973 में हुआ है और इसकी डेट 1043, ठीक, उसमें 70 ऐड करके, तो कितने साल जिया है वो, 70 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि गजनी में ही रह के उसको इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाग गया था। और ये बहुत अनयूजुअल नहीं था कि अचानक से उसको किसी दिन सपना आया हो और उसको इंडिया के बारे में जानकारी करने की इच्छा हो जाए। ऐसा क्यों था, क्योंकि कुछ संस्कृत जो टेक्स्ट थे, बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, ये ऑलरेडी अराबिक लैंग्वेज में यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुके थे। वो कब से स्टार्ट हो रहे थे ट्रांसलेट होने, ये टेस्ट 18th सेंचुरी से, राइट, 8th सेंचुरी से, नॉट 18th, ठीक है। तो जब ये अरबिक में ट्रांसलेट हो गए तो अलबरूनी अरबिक जानता था, तो उसने इन टेक्स्ट को पढ़ा और उसने इंडिया के बारे में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने लग गया। अब इसके बाद क्या होता है, आप ये वाला एरिया देखो, घुरिड एम्पायर धीरे धीरे, ये जो मुल्तान एरिया दिख रहा है, मुल्तान जो लाहौर, ये जो है ना, ये जो लाहौर ये वाला एरिया, ये पंजाब का एरिया है, मुल्तान लाहौर, उस समय का पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब की बात हो रही है। तो घुरिड एम्पायर ने जब इस एरिया को कब्जा दिया, तो अलबरूनी भी इन्हीं के साथ में इस एरिया में अब आएगा और वो पंजाब के एरिया में ही रिसाइड करेगा, यहीं पर रहेगा और यहीं पर वो इंग्लिश, सॉरी, संस्कृत को सीखेगा और यहीं पर रहकर वो भारत के बारे में अपनी एक बुक लिखेगा। देखते हैं आगे। When the Punjab became a part of the Ghaznavide Empire, contacts with the local population helped create an environment of mutual trust and understanding.
बरूनी स्पेंड्स ईयर इन द कंपनी ऑफ द ब्राह्मण प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स। जब वो पंजाब में रह रहा था तो उसको बहुत सारे ब्राह्मण प्रीस्ट मिले, विद्वान मिले, उनसे उसने क्या करी, संस्कृत सीखी। ये पहला कोई बाहरी ट्रेवलर था जिसने पहली बार संस्कृत को सीखा था। ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, ठीक है। अलबरूनी वाज द फर्स्ट ट्रेवलर, ओके। एंड स्टडिंग रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट, उसने बहुत सारे धर्म से और फिलोसफी से रिलेटेड संस्कृत टेक्स्ट भी पढ़े इंडिया में रहकर। While his itinerary is not clear, it is likely that he traveled widely in the Punjab and parts of the northern India। वो ये कह रहे हैं कि आइटिनरी का मतलब ये होता है यात्रा वृत्तांत, कि वो कहाँ-कहाँ गया, ये तो बहुत क्लियर नहीं है हमें पता। लेकिन इतना हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि लगभग वो पंजाब और भारत के कुछ नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स में वो घूमा होगा और पंजाब में वो तो रहा था। ट्राइबल लिटरेचर वाज ऑलरेडी एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ अरेबिक लिटरेचर बाय द टाइम ही रोट। वो ये कह रहा है कि जब अलबरूनी लिखना स्टार्ट किया था अलबरूनी ने, उससे पहले या उस समय तक जो ट्राइबल लिटरेचर है, दैट मीन्स यात्रा करते हुए जो साहित्य लिखा जाता था, जो भी बुक्स लिखी जाती थी, उनको मान्यता मिलने लग गई थी। This literature dealt with lands as far apart as the Sahara Desert in the west to the river Volga in the north। वो कहता है कि ये इस लिटरेचर के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप ये दो एरिया देखो, ये सहारा डेजर्ट से लेकर जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो वोल्गा रिवर है, यहाँ से यहाँ तक के एरिया, जो आपको इतना बड़ा एरिया दिखेगा, यहाँ तक के बारे में वहाँ के लिटरेचर में उस समय तक हमें पता चल रहा था। इतनी चीज़ों के बारे में, इस एरिया के बारे में लिखा जा रहा था, राइट। सो while few people in India would have read अल-बरूनी बिफोर 1500, मैनी अदर्स आउटसाइड इंडिया may have done so। वो ये कह रहा है कि बहुत बहुत कम लोगों ने अल-बरूनी को लाइक पढ़ा होगा 1500 से पहले, लेकिन बाहर तो इस तरीके से इंडिया को लोग जानते ही थे। मैनी अदर्स आउटसाइड इंडिया मे हैव डन सो, लेकिन अल-बरूनी को बाहर के लोगों ने पढ़ लिया होगा इंडियन से पहले ही। अब इसके बारे में ये है, लाइक अल-बरूनी को हमने पढ़ लिया, अभी हम इसके अकाउंट पे आगे जाएँगे, पहले ये देखते हैं। अल-बरूनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अल-बरूनी डिस्क्राइब्ड हिज वर्क एज़, वो अपने जो काम है, उसका काम क्या है, दैट मीन्स उसकी जो बुक है, कौन-सा? अल-बरूनी की बुक का नाम बताइए आप ज़रा। A help to those who want to discuss religious questions with them, the Hindus, and a repertory of information to those who want to associate with them। वो ये कह रहा है कि मैं जो बुक लिख रहा हूँ, अल-बरूनी कह रहा है कि मेरा मूल उद्देश्य है, जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि जो लोग भी हिंदूज से रिलीजियस क्वेश्चंस करना चाहते हैं, वो मेरी किताब को पढ़ेंगे तो उनको जानकारी होगी कि हिंदूज किस तरीके से सोचते हैं, धर्म पर उनका विश्वास कैसा है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा जो अपने आप को इंडिया से एसोसिएट करना चाहते हैं, दैट मीन्स जो लोग अपने आप को इंडिया से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। रीड द एक्सर्प्ट फ्रॉम अल-बरूनी सोर्स 5 एंड डिस्कस वेदर हिज वर्क मेट दोज़ ऑब्जेक्टिव्स। अब वो ये कह रहा है कि अल-बरूनी ने जो लिखा है, आप पहले उनको पढ़िए और फिर ये बताइए कि अल-बरूनी जो बात कह रहा है, क्या ये ऑब्जेक्टिव को सर्व करता है? क्या वो पर्पस को उसकी बुक सर्व करती है? दैट मीन्स क्या उसकी बुक में हिंदूज़ से रिलेटेड रिलीजियस डिस्कशंस हैं या नहीं है? या फिर हिंदूज़ के बारे में पर्याप्त जानकारी है भी या नहीं है? ओके। एक चीज़ ये क्वेश्चंस कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि व्हाई अल-बरूनी अकाउंट्स वेरासिटी इज़ क्वेश्चन्ड। वो ये कह रहे हैं कि अल-बरूनी ने जो किताब लिखी है अपनी तहकीक-ए-हिंद, ठीक है? उसमें अल-बरूनी की ये कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा ट्रू पिक्चर शो नहीं करता इंडियन सोसाइटी का, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चंस आप दिमाग में रखिए, आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट शेयरिंग आइडियाज़। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि अल-बरूनी एक मल्टीलिंगुअल व्यक्ति था। he know he knew multiple languages, that's why he was easily able to translate one book from one language to the another language। यही कह रहे हैं कि अल्बरूनिस की जो एक्सपर्टीज थी बहुत सारी लैंग्वेज में, इस वजह से उसने बहुत सारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, क्योंकि एक भाषा से दूसरी भाषा ट्रांसलेट कर ही सकते हैं, इफ आपको आती है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रांसलेट किया कौन सा, एक संस्कृत का एक किताब है, बहुत सारे संस्कृत के वर्क्स उन्होंने ट्रांसलेट किया, उनमें से एक है पतंजलि का ग्रामर। अब भाई पतंजलि का ग्रामर के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड, और उसने अपने ब्राह्मण दोस्तों के लिए, जो ग्रीक का यूक्लिड था मैथमेटिशियन, उनको उसकी बुक संस्कृत में भी ट्रांसलेट करी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पतंजलि का जो किताब लिखी गई थी ग्रामर पे, ये लिखी गई है संस्कृत में, इसको उसने ट्रांसलेट किया है अराबिक में। इसके अलावा जो यूक्लिड है, ये ग्रीक का मैथमेटिशियन है, तो किताब भी उसने ग्रीक में लिखी होगी, तो इसने यूक्लिड की किताब ट्रांसलेट किया है संस्कृत में, राइट। अब हम पतंजलि के वर्क के बारे में जरा जानते हैं। एक्चुअली में पतंजलि का जो वर्क है, वो लगभग आप ये कह सकते हैं, ये कहा जाता है कि 2 बीसीई के आसपास लिखी गई होगी, क्योंकि पतंजलि का वर्णन अगर आप देखो, पतंजलि फ्रेंड हुआ करते थे किसके, महापद्म नंद के, ठीक है ना। तो पतंजलि ने जो बुक लिखी है ग्रामर के ऊपर, संस्कृत ग्रामर के ऊपर, वो ओरिजिनल बुक नहीं है। इससे पहले, पतंजलि से पहले, पाणिनि ने एक बुक लिखा था अष्टाध्यायी, 6 to 50 बीसीई में। उसी बुक के ऊपर टिप्पणी की गई है, मतलब ट्रीटाइस है, ट्रीटिस का मतलब होता है टिप्पणी की गई है, ठीक है। तो टीका लिखी है उन्होंने, दैट मीन्स ओरिजिनल बुक था अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, उसी के ऊपर पतंजलि ने लिखा था ग्रामर, उसका नाम था महाभाष्य।
और इसी महाभाष्य को ट्रांसलेट किया था किसने? अल-बरूनी ने। किस लैंग्वेज में? अराबिक लैंग्वेज में, राइट। इसके अलावा पतंजलि को अगर हम बात करें, थोड़ी सी और एड ऑन इन्फॉर्मेशन करें, पतंजलि जो तमिल ट्रेडिशन में, तमिल परंपरा में 18 सिद्ध माने जाते हैं, सिद्धांत, उनमें से एक पतंजलि को माना जाता है। भाई ये पतंजलि वही है, दूसरा है कि जिन्होंने योग सूत्र लिखा था। तो बाबा रामदेव पतंजलि जो टैग दिखता है आपको लोगो, वही वाले हैं। पतंजलि को गोनार्डिया या फिर गोन का पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है पतंजलि के बारे में, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि पतंजलि का जो वर्क है वो उसका नाम है महाभाष्य, जो कि एक ट्रिटी है। किसकी वर्क के ऊपर है? पाणिनि अष्टाध्यायी। पहले ऐसा होता था कि किसी बुक व्यक्ति ने एक बुक लिख ली, उसके ऊपर फिर कई सारे लोग लिखेंगे अपने अपने व्यूज देके उसी बुक के ऊपर। तो इसी को हम, तो ये जो नई नई किताबें लिखी जा रही हैं इनको हम ट्रिटीज बोलते हैं, राइट। जैसे कि अब मैं बात करूं मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति के ऊपर भी बहुत सारी ट्रिटीज लिखी गई हैं, दैट्स इट। आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट करने का जो साइंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। अब हम आते हैं किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद। किताब उल हिंद या फिर इसका नाम एक और कहते हैं वो तहकीक हिंद। तहकीक ए हिंद, दोनों ही नाम आ सकता है आपको एग्जाम में, बुक पता उसका अल-बरूनी के बारे में। देखते हैं अल-बरूनी की जो किताब है, किताब उल हिंद, रिटन इन अराबिक। सबसे पहले यही चीज दिमाग में रखो कि किस लैंग्वेज में लिखी गई है ये। तो आप क्या बोलोगे? अराबिक में लिखी गई है। एक सिंपल एंड लूसिड, बहुत इजी से पढ़ने लायक किताब है, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। इट इज अ वॉल्यूमिनस टेक्स्ट बुक, बहुत मोटी चौड़ी होगी। डिवाइड की गई है कितने? 80 चैप्टर्स में। यही स्पेशलिटीज आपको याद रखनी है कि अल-बरूनी की किताब उल हिंद कितने चैप्टर्स में डिवाइड की गई है, तो इसको अंडरलाइन कर लो, 80 चैप्टर्स में। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? अरेबिक लैंग्वेज में। अब इसके सब्जेक्ट क्या है? रिलीजन पे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अल-बरूनी तो कहता है कि हम हिंदू रिलीजन के बारे में जानना चाहते हैं, इसी वजह से मैंने इस किताब को लिखा है। रिलीजन एंड फिलॉसफी, फेस्टिवल्स के बारे में लिख रहा है कि हिंदू कौन सा त्योहार मनाएंगे। एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिख रहा है। अल्केमी के बारे में लिख रहा है। मैनर्स एंड कस्टम्स, यहाँ पर क्या होगा, क्या तौर तरीके हैं इंडियन सोसाइटी के। इसके अलावा सामाजिक लाइफ के बारे में, और इम्पोर्टेंट थिंग है वेट्स एंड मीजर्स के बारे में लिख रहा है। वेट्स एंड मीजर्स का मतलब होता है जो माप तौल के लिए जो बाट होते हैं उनके लिए होते हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में क्या दिखाता है? लोगों की ऑनेस्टी को भी दिखाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वेट एंड मीजर्स के माध्यम से भी अल-बरूनी ने एक ठीक ठाक लेवल पर इंडियन सोसाइटी को पोर्ट्रे किया हुआ है। इसके अलावा आइकोनोग्राफी, मतलब मूर्ति पूजा के बारे में भी वो लिखता ही है। लॉस, नियम के बारे में लिखता है, क्या कायदा कानून। और मेट्रोलॉजी, अब मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है? मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, दैट मीन्स वो मेजरमेंट के बारे में लिख रहा है, माप तौल के बारे में लिख रहा है, राइट। तो अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द किताबुल हिंद, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द किताबुल हिंद ऑफ द अल-बरूनी, so you have to mention all these valid points here. So these the points about the religion, philosophy, festivals, astronomy, society, social life, weights and measures, alchemy and customs। अगर भाई अगर तुम ये भूल जाओ तो मैं तुमको एक तरीका बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं तो ये तो लिख सकते हो कि that the text किताबुल हिंद written by the अल-बरूनी tells us about क्या? सोशल लाइफ, इकोनॉमी एंड रिलीजन ऑफ कंटेम्परेरी इंडिया, राइट। सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन के बारे में तो इतना लिख ही देना, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक लिख दोगे ये सारे नेम्स तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा, राइट। जनरली दो नोट ऑलवेज, वो कह रहा है कि सामान्यतः अल-बरूनी अपनी बुक किताब लिखता था, उसका एक अपना यूनिक लैंग्वेज था लिखने का, एक यूनिक मेथड था। वो क्या करता था, जैसे ही वो नया चैप्टर स्टार्ट करता तो एक वो क्वेश्चन ही डाल देगा एक, और अब जो उसका जो पूरा चैप्टर रहेगा ना, वो उसी क्वेश्चन का आंसर करते हुए पूरा डिस्क्रिप्शन लिखता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो डिस्क्रिप्शन लिखेगा कैसे? संस्कृत ट्रेडिशंस के बेसिस पे, राइट। एंड कंक्लूडिंग विद अ कंपैरिजन विद अदर कल्चर्स, और अंत में वो क्या करता था? कंक्लूजन के तौर पे वो उसको अदर कल्चर्स में भी कंपेयर करता था। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि सन वर्शिप होता है हिंदू ट्रेडिशन में, क्या होता है? सन वर्शिप। तो वो ये पहले ही अपने, मान लो एक नया चैप्टर लिख रहा, तो वो कहेगा वाई हिंदू वर्शिप सन, ये क्वेश्चन हो गया। अब वो क्या करेगा? अब हिंदू धर्म ग्रंथों में, जनरली संस्कृत ट्रेडिशंस में, ये क्यों लिखा गया कि सन वर्शिप क्यों करना चाहिए?
कि सन के 7 घोड़े होते हैं, सन इस तरीके से है, मतलब जो भी उनकी स्पेशलिटीज़ हैं, फीचर्स हैं कि हम ये पूजा करके क्यों रहे हैं। तो अब क्या करेगा, ये जो अल-बरूनी है पूरा चैप्टर यहाँ पर लिखेगा, राइट? अब जब ये कंक्लूज़न करने के लिए आएगा लास्ट में, तो ये कहेगा कि देखो इंडिया में सन वर्शिप होता है, ऐसे ही सन वर्शिप ग्रीक में भी होता है, ऐसे ही सन वर्शिप ईरान में भी होता है। और अगर इनमें कोई अंतर है तो वो भी अंतर वहाँ पे लिखेगा। तो अब देखना इसका तरीका क्या है, पहले ये किसने क्वेश्चन पूछा, दूसरा इसी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इसी क्वेश्चन का, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन दे किस बेसिस पे रहा है, सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के बेसिस पे। सांस्कृतिक ट्रेडिशंस का मतलब है कि जो धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे हैं उनके बेसिस पे वो आंसर दे रहा है हर चीज का। और लास्ट में वो क्या कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है अदर कल्चर्स के साथ में। तो हम ये कह सकते हैं, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें जो अल-बरूनी के अकाउंट में देखने को मिलती है, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि भाई अल-बरूनी अकाउंट्स वेरासिटीज क्वेश्चन, कि अल-बरूनी के अकाउंट की जो सत्यनिष्ठा है कि वो कितना सही है। क्या अल-बरूनी के अकाउंट को पढ़कर हम रियल पिक्चर जान सकते हैं कंटेम्पररी इंडिया का? हमारे सामने क्वेश्चन यही है। तो कई बार जो हिस्टोरियंस है वो इसको बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, अल-बरूनी ने जो भी लिखा है वो एक तरफा लिखा है या सिर्फ एक ही पक्ष के लोगों की चीज लिखी है। वो क्या कहते हैं कि हम इसकी वेरासिटी पे क्वेश्चन इस वजह से करते हैं बिकॉज इट इज लार्जली बेस्ड ऑन संस्कृत ट्रेडिशन। वो सिर्फ सांस्कृतिक जो ट्रेडिशंस थी, जो ब्राह्मण्स ट्रेडिशन थे, उनके आधार पर उसने अपनी सारी चीजें लिखी हैं एंड इग्नोर्ड अदर प्रिविलेंट बिलीफ्स एंड ट्रेडिशन। और उस समय भारत में और भी तो कोई विचार, कोई परंपराएं, कोई धर्म, कोई सेक्ट प्रचलित था ना, उसको तो ये बिल्कुल इग्नोर कर देता है। उनका तो व्यू उस पर लेता ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। तो राइट, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, इसका अब आंसर आपको मिल गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जनरली दो नॉट ऑल, ठीक है, ये तो चीज़ें हो ही गई हैं रिमार्केबल फॉर इट्स, हाँ ठीक है। सम प्रेजेंट डे स्कॉलर्स के बारे में भी मैंने बता दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि आजकल के कुछ, अगर आप हिस्टोरियन से पूछोगे कि भाई अल-बरूनी के पास ये यूनिक मेथड जो है वो कहाँ से आया होगा लिखने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि भाई देखो, अल-बरूनी को मैथ्स का ठीक ठाक नॉलेज तो था ही, क्योंकि अगर उसने यूक्लिड की बुक को, यूक्लिड ग्रीक से लेके संस्कृत में ट्रांसलेट किया है, तो ये कह रहा है ये अल-बरूनी का मैथमेटिक वाला दिमाग था, इस वजह से इतना एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर टाइप का उसने हर चीज़ों को लिखा है। ये, और ये इसकी जो कला है उसका बहुत ज़्यादा श्रेय, क्रेडिट किसको जाता है, टू हिज मैथमेटिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, कि हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में लिखनी होगी। आगे देखते हैं, अल बिरूनी हु रूट इन अरेबिक बुक, जनरली उसने, देखो आती तो थी उससे बहुत सारी लैंग्वेजेस जनरली, बट उसने लिखा किस में है, अरेबिक में। उसने अपना जो अकाउंट लिखा वो अरेबिक में लिखा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल बरूनी वाज ए मल्टीलिंग्विस्ट। उसने जो ओरिजिनल वर्क लिखा है वो सिर्फ अरेबिक में लिखा है, लेकिन उसने ट्रांसलेट कई लैंग्वेजेस में किया है, अलग अलग टेक्स्ट को। ठीक है। अल बरूनी हु रूट इन अरेबिक प्रोबेबली इंटेंटेड इस वर्क फॉर पीपल्स लिविंग अलोंग द फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, लगभग वो इंटेंटेड था कि जो लोग बॉर्डर्स पर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, लगभग उनके बारे में लिखा था। ही वाज फेमिलियर विद ट्रांसलेशंस एंड एडaptations ऑफ संस्कृत, पाली एंड प्राकृत टेक्स्ट इनटू अराबिक, दीज रेंज फ्रॉम फेबल्स टू वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। वो ये कह रहे हैं कि जो संस्कृत, पाली और प्राकृत में जो भी टेक्स्ट लिखे गए एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, तो उनका जो ट्रांसलेशन हुआ था अराबिक में, और किस तरीके से उसमें कुछ एडेप्टेशंस भी हुए थे, चेंजेस भी हुए थे, उनके बारे में अल-बरूनी पहले से अवेयर था। हाउएवर, he was also critical about the ways in which these texts were written and clearly wanted to improve on them। लेकिन वो इनकी लेखनी से, जैसे ये टेक्स्ट लिखे गए थे, वो उनसे संतुष्ट तो उतना नहीं दिखता है। वो थोड़ा क्रिटिकल था, लगभग वो उनमें कमियां निकाल रहा था और चाहता था कि इनमें इम्प्रूवमेंट हो। इस वजह से उसने ट्रांसलेट जब किया तो निश्चित तौर पर उसने इम्प्रूव किया गया होगा। आगे देखते हैं, इफ अल-बरूनी लिव्ड इन द 20, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही डिस्कशन से हमें देते हैं एक न्यू इनसाइट देखने के लिए। अब आप ये देख लो, एन इलस्ट्रेटिंग फ्रॉम ए 13th सेंचुरी अरेबिक मैन्युस्क्रिप्ट शोइंग द अथेनियन स्टेट्समैन एंड पोएट सोलोन हु लिव्ड इन द 6th सेंचुरी बीसी एड्रेसिंग हिज स्टूडेंट्स। वो ये कह रहे हैं कि आप ये वाले चित्र देखो, यहाँ पर ये हो रहा है कि एक अराबिक मनुस्क्रिप्ट में दिखाया गया है कि जो अथेनियन स्टेट्समैन का मतलब एक राजनीतिज्ञ था, और एक कवि है सोलोन, वो अपने शिष्यों को, जो कि सोलोन का तो जन्म हुआ था 6th सेंचुरी बीसी में, तो अथेनियन और पोइट सोलोन क्या कर रहे हैं, अपने शिष्यों को दे रहे हैं ज्ञान, एड्रेस दे रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। आप इनके कपड़ों को नोटिस करो और ये बताओ कि ये कपड़े ग्रीक के हैं या फिर अरेबियन हैं। तो आप ये देखो, ये बड़ा बड़ा जो लंबा दिख रहा है, ये अरेबियन क्लॉथ्स आपको दिख रहे होंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर अरब्स में डिजर्ट होता है, डिजर्ट में गर्मी बहुत होती है, जब गर्मी बहुत होती है तो यहाँ पर विंड चलती है, डस्टी विंड्स होती है, तो डस्टी विंड से प्रोटेक्शन के लिए ये सब पूरा अपना पूरा शरीर कवर किए होते हैं, राइट।
अब यहाँ पर आपका एक बहुत अच्छी टेबल दी है, यहाँ पर एक वर्ड दे दिया है उन्होंने हिंदू के बारे में, कि वो कह रहे हैं कि हिंदू वर्ग का ओरिजिन कहाँ से हमें देखने को मिलेगा। द टर्म हिंदू वाज डेराइव्ड फ्रॉम ओल्ड पर्शियन वर्ड। वो कह रहे हैं तो ये आज से एक नई चीज याद रख लो कि हिंदू वर्ड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से, पर्शियन से यहाँ पे ड्रिवन होता है। लगभग 6th और 5th सेंचुरीज में इस्तेमाल किया जाता। अब ये जो हिंदू वर्ड इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, तो मैं आपको ये देखो, लाइक अगर आप ये देखो, पहले प्राचीन भारत ये था, लाइक ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखो, ये इंडस रिवर निकल रही है, ठीक है। ये कौन सी रिवर हो गई, ये इंडस, राइट। तो इंडस के जो लोग ईस्ट में रह रहे हैं, लाइक इस एरिया में, इस वाले पार्ट में, तो इन्हीं को लिए टर्म पर्शियन लोग जो टर्म इस्तेमाल करते थे वो टर्म इस्तेमाल करते थे हिंदूस, राइट। पर्शियन के बाद अरब्स लोगों ने भी यही हिंदू जो वर्ड था वो कंटिन्यू रखा था। अरब्स कंटिन्यूड द पर्शियन यूसेज एंड कॉल्ड दिस रीजन अल हिंद। और इस वाले क्षेत्र को वो क्या कहने लग गए, अरबिक लोग, अल हिंद। एंड हिज पीपल हिंदी, और इनके लोगों को, जो इस एरिया में अल हिंद में जो लोग रह रहे हैं उनको बोलने लग गए वो हिंदी। लेटर द टर्किश रेफर टू द पीपल ईस्ट ऑफ द इंडस एज हिंदू। और इसके बाद में जो टर्किश लोग थे उन्होंने इंडस के ईस्ट के लोगों को क्या टर्म किया है, हिंदू बोला है। देयर लैंड एज हिंदुस्तान, और उनकी भूमि को क्या बोलने लग गए, हिंदुस्तान, राइट। अब अगर मैं बात करूं भारत के बारे में, तो भारत का वर्णन आपको अगर देखने को मिलेगा तो विष्णु पुराण में भारत के बारे में लिखेगा। इस देश को भारत कहा गया है कहाँ पे, विष्णु पुराण के बारे में। जबकि हिंदू जो स्टार्ट किया इनको टर्म देना किसने, टर्क्स लोगों ने। देखो, लेटर द टर्क्स रेफर्ड टू द पीपल ईस्ट ऑफ द इंडस एज हिंदू। इंडस के ईस्ट में, इस एरिया में लोगों को हिंदू या हिंदुस्तान जो इस्तेमाल वर्ड किया जा रहा है वो टर्क्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। नन ऑफ दिस एक्सप्रेशंस इंडिकेटेड द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। अब ये बताओ, जैसे मैं अभी यह टर्म कहता हूँ हिंदू, तो लोग जनरली इससे क्या आइडिया लगा लेते हैं कि वो धर्म की बात है। लेकिन इन लोगों ने, आप क्या देख रहे हो, कोई कह रहा है कि जो लोग इंडस के ईस्ट में रह रहे हैं वो हिंदू हैं, वो किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। इंडस के ईस्ट में रहने वाले, दैट मीन्स इन यहाँ पर जो हिंदू जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसी रिलीजियस एस्पेक्ट में ना होकर एक जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में इस वर्ड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंदू वर्ड इनिशियली कोई जियोग्राफिकल कॉनोटेशन नहीं था, सॉरी रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं था। दैट मीन्स इसके कोई धार्मिक आयाम नहीं निकल रहे थे। ये जनरली जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए हिंदू वर्ड इस्तेमाल किया गया था। दैट द पीपल हु आर लिविंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडस जनरली दे वर टर्म्ड एज द हिंदू। तो हिंदू वर्ड का जो संबंध है वो क्या है, वो धर्म से नहीं होके क्या है, भूमि से है, ज्योग्राफी से है, भूगोल से है, ठीक है। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं सनातन धर्म। क्या बोलते हैं, सनातन धर्म, राइट। आगे देखते हैं, इट वॉज मच लेटर द टर्म डेवलप्ड रिलीजियस कॉन्नोटेशंस। ये बहुत जाके बाद में हम इस वर्ड का मतलब, हिंदू का मतलब धर्म से लगाने लग गए। ओके, सो आई होप दिस हैज बीन कंप्लीटेड। इब्न बतूता के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। ओह, ये जरा रह गया है, देखते हैं, डिस्कस करते हैं ये चीजें। आप देखिए, चर्च में आपको सिर्फ एक आई वुड से एक तरीका बता सकता हूँ कि ये चीजें हमें छोड़नी नहीं होती हैं। इन्हीं से क्वेश्चंस पूछ सकता है वो, केस बेस्ड स्टडी दे सकते हैं। इफ अल्बरूनी लिव्ड इन द 21st सेंचुरी, मान लेते हैं कि अगर अल्बरूनी आज रह रहे होते हैं, विच आर द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वेयर ही कुड हैव बीन इजीली अंडरस्टूड इफ ही स्टिल न्यू द सेम लैंग्वेजेस। वो कह रहा है कि मान लो अल्बरूनी आज रहता है, राइट, और वो जितनी लैंग्वेज तब जानता था आज भी उतनी ही लैंग्वेज जानता। तो वो कह रहा है कि दुनिया के किस किस कोने में अलबरूनी को आराम से समझा जाता, इजिली समझा जा सकता था, ठीक है ना। तो अब मैप देखो, तो अलबरूनी तो बहुत सारी लैंग्वेज जानता था, संस्कृत जानता था, इंडिया में लोग उसको समझ पाते, लाइक हिंदी से मिलती जुलती थी। ग्रीक उसे नहीं आती थी, हालांकि ग्रीस के बारे में उसे एरियाज पढ़े थे, तो ये ग्रीक का एरिया हो गया। इसके बाद उसको कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी, देखो सीरिया आती थी। तो ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ये वाला आप देखेंगे, ये वाला, इस एरिया में तो उसको इजीली समझा ही जाता, इस पूरे एरिया में उसको इजीली समझा जाता, राइट, ठीक है, क्योंकि बेसिस ऑफ द लैंग्वेजेस। अब आप ये देखो इस एरियाज में कौन कौन से कंट्रीज बने हैं, तो आप अपना स्कूल एटलस मैप ओपन करिए और देखिए कौन कौन से कंट्रीज बने हैं। हालांकि अगर आप एक डाइवर्जेंट थिंकिंग मुझे ये आ गई थी ये क्वेश्चन, ये डिस्कशन का क्वेश्चन देख के, कि अगर आप 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो अलबरूनी का जो लैंग्वेजेस का जो इश्यू था ना, लाइक ठीक है, कि आपको एक भाषा आती है, 10 भाषा आती है, तो अब ये तो इम्पोर्टेंस कम ही हो गया ना, क्योंकि अब तो एआई कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है, किसी भी अदर लैंग्वेज में कर देगा। इससे पहले भी गूगल ट्रांसलेटर था, वो अलग बात है, इतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं था। तो जब भी आप डिस्कस करते हैं तो हमें सिर्फ हिस्टोरिकल डायमेंशन ही नहीं, जो टेक्निकल डायमेंशन है या फिर कोई जो न्यू ब्रांचेस इवॉल्व हो रही हैं, कोई न्यू आइडियाज, न्यू फील्ड से भी ऑल्सो हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। सो आई होप
मैं आपको कुछ एक न्यू डायरेक्शन या फिर न्यू तरीके से सोचने के लिए एक डायमेंशन दे पाया हूँगा। सो ये वाला पार्ट अभी हम यहीं पर एंड करते हैं। सून वी विल स्टार्ट अबाउट द इब्न बतूता रिहला। अगर आपको तरीका पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, इफ़ यू आर लाइकिंग माय एफर्ट्स, तो देन ओके, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट अगर कोई भी चेंजेस आप चाहते हैं लेक्चर डिलीवर करने में, देन यू कैन आल्सो सजेस्ट मी। ओके, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।